नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण 6 राशियों के लिए अशुभ, 6 राशियों के लिए शुभ। इस ग्रहण के साए से कौन बचेगा, कौन फंसेगा, जानने के लिए देखिए चंद्र ग्रहण स्पेशल कालचक्र। आज शरद पूर्णिमा पर अब से कुछ ही घंटों के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और ये चंद्र ग्रहण आंशिक है या पूर्ण, कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, कब से इसका सूतक लगेगा, कब ये चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा और कब इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये वो सारे सवाल और कंफ्यूजन्स है जो आपके मन में होंगे, मेरे भी मन में है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाले ये चंद्र ग्रहण हमारे देश और समाज पर कैसा असर डालेगा, किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण सबसे खतरनाक साबित होने वाला है और किन राशियों को ये चंद्र ग्रहण सुकून देकर जाएगा, साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित होंगे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी चंद्र ग्रहण के बुरे साए से बचना चाहते हैं और पाना चाहते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल शो। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, इसका सूतक काल क्या होगा, ग्रहण काल में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और किन राशि वालों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ है और किन के लिए अशुभ, चलिए ये जानते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले देखिए सूतक काल, क्योंकि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। एक तो आजकल सोशल मीडिया पर इतनी जानकारियां आ जाती हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। और ये कंफ्यूजन हमारे ऑफिस में भी है और मुझे भी है। देखिए, ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा, आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कई सालों बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण लगता रहा है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर ये चंद्र ग्रहण बहुत सालों बाद लगने जा रहा है। और गजकेसरी योग का भी निर्माण कर रहा है। आज चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:06 से लेकर 2:22 तक रहेगा। जो लोग स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लग जाएगा। यानी शाम 4:44 से चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। लेकिन ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य है, जबकि बीमार, वृद्ध और बालक, इन 3 लोगों के लिए सूतक आज रात 10:06 से शुरू होगा। आज चंद्रोदय शाम 5:20 पर होगा। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र पर घटित होगा। ग्रहण लगने का मुख्य कारण राहु और केतु 2 ग्रह होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करते हैं, ये पौराणिक मान्यता है, तो ग्रहण लगता है। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण केतु है। तेज गति से चलने वाला चंद्रमा छायाग्रह राहु के साथ अशुभ प्रभाव में है। मन का कारक चंद्रमा आज मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ है। आज की ग्रह स्थिति में केतु के साथ सूर्य, बुध और मंगल हैं। शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में विराजमान है। ऐसे में इस राशि और इस नक्षत्र के लोगों पर चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि के जातकों के ऊपर। चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित लोगों को चंद्र ग्रहण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा से प्रभावित लग्न मेष, वृषभ,
कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन पर इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में आज लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत शुभकारी नहीं होने वाला है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों की, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। और आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इस ग्रहण में मेष राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है। क्या ये ग्रहण इनके लिए शुभ होगा, या साथ ही इन्हें ग्रहण काल में कौन सी सावधानी बरतनी है और किस पाठ का मानसिक जाप करना है, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2023 का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण अतीत की बातों को ला सकता है। आप पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखना होगा। आमदनी प्रभावित हो सकती है। जीवन साथी या कार्य क्षेत्र में साझेदार से मतभेद हो सकता है। इस समय आपको नया कारोबार शुरू करना या नौकरी बदलना बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि विदेशी यात्राओं से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन माता पिता को भी शारीरिक कष्ट की संभावना बनी हुई है। चोट चपेट लगने से दुर्घटना होने के संकेत हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहें। चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात्रि 1:06 से 2:22 तक हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ करें। इस पाठ का प्रभाव ये होगा कि आपके ऊपर जो अशुभ प्रभाव ग्रहण का पड़ने वाला है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितने बार ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया वृषभ राशि वालों पर कैसा होगा? ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होगा, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि से 12वें भाव में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वृषभ राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। आपको उन्हीं रिश्तों से जुड़ना चाहिए जो आपके परिवार के लिए शुभ हों। चंद्र ग्रहण मकान और गाड़ी पर पैसा खर्च कराएगा। दोस्त या रिश्तेदारों के कारण आपको तनाव हो सकता है। आपके विरोधी बढ़ेंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण के कारण आपको पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी को झूठी उम्मीद ना दें, हानि का योग बन रहा है। चंद्र ग्रहण के समय श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का हो सके तो 16 आवृत्ति पाठ करें। इससे महामाया माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको ये बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक आज शाम 4:44 से लग जाएगा, तो ऐसे में ग्रहण और ग्रहण के सूतक काल के दौरान हमें किन बातों का विशेष से ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा अंजलि, चंद्र ग्रहण ही नहीं, सूतक काल से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक भगवान की मूर्ति को स्पर्श न करें। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों के कपाट 9 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। खाना पीना, सोना, नाखून काटना, बाल कटवाना, भोजन बनाना, तेल लगाना सूतक शुरू होने के बाद न करें। सूतक शुरू हो जाए तो अचार, मुरब्बा, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों में कुसा या तुलसी का पत्ता डाल दें। कुसा नहीं है तो तुलसी का पत्ता डाला जा सकता है। सूतक लगने से ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में
नुकीली और धारदार चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ग्रहण काल में पेड़ पौधों का स्पर्श करना भी वर्जित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक दर्शक शिखा हरदोई से जुड़ चुकी हैं। शिखा, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्ते। बोलिए। हेलो, पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जोर से बोलिए। पंडित जी 4 तारीख को हमारा इंटरव्यू है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम डर जाएंगे या घबरा जाएंगे। तो हम क्या करें जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाए और हम अच्छे से वहाँ पे बोल पाए। देखिए, मंगल शनि की आपके प्रश्न के हिसाब से स्थिति तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आप बेवजह घबरा रही हैं, सफलता आपको मिल सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस आकाश चढ़ के बोलेगा और आप अच्छे से परीक्षा भी देंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप 100 पाठ कर लीजिए, उसके बाद लड्डू और तुलसी का पत्ता किसी हनुमान मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद लोगों में बांट दीजिए और खुद भी प्रसाद पा लीजिए। ये उपाय अगर आप कर लेंगी तो निस्संदेह आपका आत्मविश्वास आपके लिए सहायक होगा। तो देखिए, आगे और भी जानकारी पंडित जी आपको देंगे। हमारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरा नाम देवेंद्र है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1986। मैं अपने बारे में, पुत्र संतान के बारे में पूछना चाहता हूँ। और दूसरा, मेरा छोटा भाई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1991। उसकी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। पहली बात तो आप अपने बारे में जान लीजिए। आपने जो प्रश्न किया है देवेंद्र जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों की स्थिति परस्पर सप्तम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से है। भाग्य बहुत सहायक नहीं है। जितना कर्म कर रहे हैं उतना भी परिणाम नहीं मिल रहा है। भाग्य को ठीक करने के लिए हमारे समझ से आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो एक मूंगा 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए मंगलवार को सुबह शुक्ल पक्ष में। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में देवेंद्र जी पूछा है, तो बताऊं कि शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। हमें नहीं लगता कि उसे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। यद्यपि वो टैलेंटेड है, यद्यपि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि उसे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों को क्या सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है? साथ ही समय को और शुभ बनाने के लिए इनको क्या कुछ करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, आंशिक चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र में आप पर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। आपका मान सम्मान और पद बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। आप अपनी समझदारी और संचार के कारण लोकप्रिय हो जाएंगे। हालांकि संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की संभावना है। नकारात्मक लोगों से वार्ता न करें। चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्ट का स्मरण करें और जब तक ग्रहण काल रहे तब तक जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुंह करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का मन ही मन जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि वाले के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक वाराणसी से जुड़ चुके हैं, केदारनाथ। केदारनाथ, आप अपने सवाल लीजिए। हाँ, खुश रहिए। क्या नाम है? केदारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। जरा जोर से बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। केदारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जोर से बोलिए। हाँ, मेरा बेटा शुभम अमेरिका में काम करता है। हेलो। हाँ, वो उसकी शादी का योग कब है? उसका नौकरी का कैरियर कैसा है?
देखिए, शुक्र और मंगल की तृतीय एकादश स्थिति बनी हुई है। विवाह का योग एकदम सर पे नाच रहा है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर इसकी शादी तय हो जानी चाहिए और अप्रैल मई तक इसकी शादी हो जानी चाहिए। शादी का बिल्कुल योग बना हुआ है, रिश्ते भी आ रहे हैं। अब बस पसंद करने की देरी है, हाँ करने की देरी है। इसका वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पिता होने के नाते आप कुछ उपाय करना चाहते हैं इनके लिए, तो आपको बताना चाहूँगा 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की, ये एक शुक्रवार किसी देवी मंदिर के पुजारी को आप दान कर दीजिए। इससे इनके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुनीता जुड़ चुकी हैं होशियारपुर से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम मैं सुनीता देवी होशियारपुर से जी। मेरी बेटी है, नाम है दीक्षा, जन्म तारीख है 10 मई 2002 जी 12:30 बजे। जी। उसके भविष्य के बारे में बताएं। वो अभी एमए कर रही है। और बेटा का नाम है कार्तिक, उसका जन्म है 21 अगस्त 2006 सुबह 10:30 बजे। वो भी 11वीं में पढ़ रहा है। उसके भी भविष्य के बारे में बताएं। चलिए, आपके बेटी के भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्तिसाल हो रहा है प्रश्नकाल में। आपके बेटी का भविष्य बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके बेटी के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई या दुर्गुण या समय समाज के हिसाब से जिस तरह बच्चों में उद्दंडता आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शालीन, सात्विक और विचारवान कन्या है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। बुध ग्रह इस समय अस्त है। बेटे की पढ़ाई पर आपको और गौर करना चाहिए, उसे और अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 2025 तक उसको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर वो रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करे और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जा कर के लड्डू और दुर्वा चढ़ाए, तो कुछ दिनों के बाद उसकी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। और आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या ग्रहण के कारण इनका तनाव बढ़ेगा, क्या ग्रहण के कारण इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, साथ ही ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए किस मंत्रों का इनको जाप करना शुभ रहेगा, ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये ग्रहण आपके 10वें भाव में आजीविका के स्थान में लग रहा है। और अगर आज़ाद भारत की कुंडली देखी जाए, तो आज़ाद भारत की कुंडली भी कर्क राशि की है, जिसके 10वें भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। आंशिक चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों का तनाव बढ़ा सकता है। इसका दूसरा मतलब ये भी आप निकाल लीजिए, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को तनाव बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा तनाव में हो सकते हैं। उनका सुख चैन डिस्टर्ब हो जाएगा इस ग्रहण के बाद। सेहत को लेकर के आपको सजग रहना होगा। हालांकि आपकी पारिवारिक जीवन पर कामकाज की तुलना में जल्दी शुभ प्रभाव दिखाई देगा। प्रमोशन में थोड़ी सी देरी हो सकती है। साझेदारों या जीवन साथी की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे। लेकिन ग्रहण का जो मुख्य परिणाम होता है वो 15 दिन से 1 महीने के बीच में आता है। इसलिए भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से जो 10वां भाव है, उसमें जो ये राहु की युति है, 30 अक्टूबर तक ये राहु के साथ युति है, तो ये इस बात का संकेत करती है कि 30 अक्टूबर के बाद
सत्ता में बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा संतोषजनक वातावरण दिखाई देगा। अभी 2-3 दिनों तक काफ़ी दिमाग में उलझने रहेंगी और मन में भय की स्थिति बनेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आंशिक चंद्र ग्रहण 2023 व्यक्तिगत आपको वित्त, सुरक्षा और प्रियजनों के साथ संबंधों में बदलाव ला सकता है। वित्तीय स्थिरता में सुधार और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देने का एक अच्छा समय है। इस समय विरोधियों को आप मात देने में सफल होंगे। तो फिजूल खर्ची रोकें, यात्राओं से बचें। चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज रात लग रहे चंद्र ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय और कौन सा दान और कौन सा मंत्र जपना चाहिए, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। आज शरद पूर्णिमा है और आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा और वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करके ग्रहण के पूरे असर से बचा जा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से चंद्र ग्रहण में आया संकट टल जाएगा और आपको शुभ फल मिलेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले सब लोग ये जान लीजिए कि आखिरकार ये ग्रहण लगता क्यों है। तो हमारे शास्त्रों की मान्यता तो ये है कि राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ करके उसने अमृत पी लिया और उसके बगल में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को बता दिया कि ये तो राक्षस है जिसे आपने अमृत पिला दिया। इतने में भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत उसके अंदर जा चुका था इसलिए वो मरा नहीं। तो अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम पलाश पुष्प संकासम रौद्रकाग्रह मस्तकम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो उसी एक राहु के शरीर से राहु और केतु का निर्माण हो गया। और ये शास्त्रों की मान्यता है कि जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल परस्पर आमने सामने होते हैं, सातवें होते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा, सूर्य, राहु या केतु एक ही कक्षा में विराजमान होते हैं और उससे सातवें राहु या केतु होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इतनी बात अगर आप समझ गए हों तो निश्चित रूप से आपको ग्रहण के बारे में ये पता लग जाएगा। विज्ञान के हिसाब से लोग कहते हैं कि देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो प्रभाव चंद्रमा पर, सूर्य की जो रोशनी नहीं पड़ती है उससे चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, खगोलीय ज्ञान रखने वाले लोगों का मानना है और हम लोग भी इसको मानते हैं। रही बात हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते, ये तो हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन हम अपने नज़दीक और अपने शरीर की चीज़ों को नहीं जानते, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। जैसे आप सदा से सुनते आए होंगे कि दिवाली के रात में अगर मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ग्रहण में कोई मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। आखिर क्या होता है दिवाली को, क्या होता है ग्रहण में जो मंत्र एक ही दिन और 2 घंटे में सिद्ध हो जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जो मैंने व्यक्तिगत अध्ययन किया है उसके पीछे का रहस्य वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब ग्रहण लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह काफ़ी समय के लिए
हर व्यक्ति के शरीर में चलने लगता है। अब आप कहेंगे ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? तो बाईं नाक से चलने वाली श्वास जो है इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास जो है ये पिंगला है। और दोनों नासिका छिद्रों से अगर एक साथ समान वायु निकले तो इसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है, इसको जागृत करना पड़ता है। ईड़ा और पिंगला दोनों जागृत हैं, इन्हें जागृत नहीं करना पड़ता। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए काफ़ी योगाभ्यास की आवश्यकता होती है और किसी समर्थ गुरु के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत करने का उपाय करना चाहिए। कुंडलनी जागरण के इच्छुक व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव ये है कि अगर आप किसी को कोई आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद तत्काल फलीभूत हो जाएगा, लेकिन अगर उस समय आप किसी को श्राप दे दें तो वो श्राप भी तत्काल फलीभूत हो जाएगा। इसलिए हर समय सुषुम्ना नाड़ी में गर्भधारण करना, यात्रा करना, विवाह करना, हवन करना, वाहन खरीदना, घर बनाना, ये सारी चीज़ें मना की गई हैं। इन्हीं नाड़ियों को ध्यान में रखते हुए और ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मुहूर्त का निर्माण होता है। इस दिन विवाह का इतने बजे मुहूर्त है, माने उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। इस समय घर खरीदने का, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मतलब उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। और हर दिन का निश्चित है कि जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो कौन सी नाड़ी चल रही होगी, ये बिल्कुल अगर आप स्वर विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोमवार को अगर सुबह आप उठे हैं तो आपकी बाईं नाड़ी चल रही होगी, मंगलवार को उठेंगे तो दाहिनी नाड़ी चलेगी। और ये एक नाड़ी 54 मिनट चलती है और इसमें पांचों तत्व चलते हैं। कौन सा 5 तत्व? जिसको पंच महाभूत भी कहते हैं, जिसको 5 वायु भी कहते हैं। 5 वायु क्या है भाई? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्व हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है? अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोड़सांगुलम। अष्टांगुलम बहेद्वायु, अगर नाक से 8 अंगुल तक नीचे हवा स्वयं से जा रही हो तो आप समझ लीजिए ये वायु तत्व है। अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम, और अगर 4 अंगुल जा करके और श्वास का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है 4 अंगुल के आगे, तो ये अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, पृथ्वी तत्व जो है 12 अंगुल तक श्वास को बाहर फेंकता है, ये पृथ्वी तत्व है। वरुणो खोड़सांगुलम, और जल तत्व 16 अंगुल तक जो है अपने वायु के प्रवाह को नीचे फेंकता है। और जो आकाश तत्व है वो दोनों नथुने में ही, दोनों नाक के छिद्र में ही वायु घूम के रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। ये 5 तत्वों को जानने की विधा है। अगर आप तत्वों को पहचान लें और आप नाड़ी बदलने में सक्षम हो जाएं, जैसे बाईं नाड़ी चल रही है, आपने ध्यान लगा करके दाहिनी नाड़ी को आदेश किया कि अब तुम चलो, अगर ये आपके कहने से चलने लगे तो इसका मतलब प्रकृति पर आपका नियंत्रण हो गया। आप कोई अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, आपका संबंध इस सृष्टि के विशिष्ट शक्तियों से हो चुका है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, अर्थात ये जो श्वास हमारे शरीर में जाती है और निकलती है, ईश्वर ही ईश्वर है और यही प्राण है। यदि इस वायु का आना जाना बंद हो जाए तो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर मर जाएगा और कहीं प्राण नहीं रहता है शरीर में। यही वायु जो है प्राण है, इसीलिए इसका नाम प्राण वायु है। हम चाहते हैं कि लोगों को स्वर विज्ञान का ज्ञान हो। हिंदुस्तान
विश्व गुरु है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है और विश्व गुरु के समस्त नागरिकों को गूढ़ से गूढ़ और कठिन से कठिन विषयों का अध्ययन करके उसमें पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जितना सुंदर ढंग से इसमें आप पारंगत रहेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। अब हम विषय पर आते हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक माला तक गायत्री जपते हैं तब तो आप गायत्री मंत्र जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जप करिएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1:06 रात से 2:22 तक मैं गायत्री जपूंगा ही, तो आपको वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है, वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है। ऐसा इसलिए कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि वरेण्यम का ज़्यादा जप करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो गायत्री मंत्र का जप करिए, और भगवान शिव ग्रहण काल के देवता हैं। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का भी मन ही मन आप जप कर सकते हैं। इससे महामृत्युंजय मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान दीपक जलाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ग्रहण काल के पहले और बाद में पवित्र नदी के जल से या शुद्ध जल से अपने घर में ही स्नान करें। इससे मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। ग्रहण काल में विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन की सामग्री दान करना चाहिए या भोजन कराना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया सिंह राशि वालों पर कैसा होगा, ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होंगे, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से भाग्य स्थान में यह ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके कारोबार की साझेदारी पर असर डालेगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं तो अपने उच्च पदस्थ लोगों से आपको तकलीफ मिल सकती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में ही ये ग्रहण लग रहा है। हालांकि मकान या गाड़ी का सुख मिल सकता है, आमदनी और लाभ दोनों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन पर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साहित्य से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद न करें। अपनी माँ का सम्मान करें। चंद्र ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर राशि पर अलग अलग असर होता है, जैसा कि पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। तो अब कन्या राशि वालों के बारे में भी जान लेंगे कि आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों को क्या सुख देगा या दुख देगा। क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, या साथ ही समय को और शुभ बनाने के लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि कन्या है तो आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में लग रहा है। ये ग्रहण न तो आपके लिए अच्छा है न आपके लिए खराब है। ये आपके लिए ग्रहण का फल जो है वो मध्यम साबित होगा। धन वृद्धि जरूर होगी, लेकिन आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपका पराक्रम और मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों पर चंद्र ग्रहण शुभ प्रभाव डालेगा। हालांकि आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। परिवार से कोई सदस्य जुड़ेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न होगा।
आपका क्रोध बढ़ सकता है, माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। पहले से बीमार हैं तो आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कठोर वाणी और अहंकार से बचना होगा। बिना पूछे किसी को सलाह न दें। चंद्र ग्रहण के समय गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जो लड़के यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो लड़के प्रादेशिक सेवाओं में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि देखो भाई, बड़े भाग्य से आज ग्रहण आया है। आज आप रात में 1 बजे के पहले स्नान कर लीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए और एक आसन बिछाकर पूरब दिशा में मुंह करके एक घी का दिया जला करके बैठ जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का तब तक पाठ करिए जब तक रात के 2:22 न हो जाए। तो रात 1:06 से ये पाठ आप शुरू करेंगे, रात 2:22 तक ये पाठ आप करेंगे। 1 घंटे 16 मिनट का ये पाठ आपका होगा। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि लगभग 5 मिनट एक पाठ में लगते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 15-16 पाठ आपके हो जाएंगे। पाठ की समाप्ति के बाद आपको स्नान करना चाहिए और थोड़ा सा चावल निकाल करके घर में रख देना चाहिए, क्योंकि रात 2:22 पर कोई दान लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। और फिर सुबह उठ करके उस दान की वस्तु को किसी योग्य पात्र को देने के बाद ही आपको भोजन, नाश्ता, जलपान करना चाहिए। अगर ये उपाय आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके दिमाग में भगवान गणेश की ऐसी कृपा बसेगी, ऐसी कृपा बसेगी कि अगर आप किसी विषय का एक बार चिंतन कर लेंगे तो सदा सर्वदा के लिए आपके मस्तिष्क में अमर हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप जरूर आजमाइए। और ख़ास करके वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता नहीं पा रहे हैं, उन्हें ये जरूर उपाय करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले लोगों को आज लगने वाले चंद्र ग्रहण से कितना सावधान रहना चाहिए? क्या ये ग्रहण इनकी खुशियों पर ग्रहण लगाकर जाएगा या फिर इनकी तरक्की के रास्ते खोल देगा? और ग्रहण काल के दौरान किस मंत्र का मानसिक जाप करने से तुला राशि वालों को फल मिलेंगे, ये भी जानते हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आने के बाद अर्थात रात 1:06 पर आज तुला राशि के जातकों को अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके 7वें भाव में लग रहा है। सावधान रहिएगा। आपके द्वारा कही गई बातें सच हो सकती हैं, ऐसे में सोच समझकर ही बोलें। किसी के लिए अशुभ बोलने की हिम्मत ना करें। अगर किसी के लिए आप अशुभ बोलेंगे उसका जरूर बुरा होगा, लेकिन आपका सारा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, ये भी सोच लीजिएगा। इस समय धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं तो किसी से सलाह जरूर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कहा आपसे कि आप अशुभ बात मत बोलिएगा। एक विद्यालय में पहले के ज़माने में होता था, टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उसी पे बच्चे बैठकर, हम लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ाई की है, टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उसी पर लाइन में हम लोग बैठ करके पढ़ते थे। एक स्कूल में एक सेठ का लड़का भी पढ़ता था, 4th-3री क्लास में था। वो उसके घर पैसा रुपए की कोई कमी नहीं थी। उस ज़माने में 50 रुपये का बड़ा महत्व था, तो 50 रुपया वो अपने बैग में डाल करके लेके गया था। और उसके पीछे जो लड़का बैठा था, काफ़ी भजनानंदी था, उसके घर में बड़ा पूजा पाठ का माहौल था और वो भी बचपन से ही भगवान का कीर्तन करता था, श्री राधे हर समय मन में करता था। जब उस लड़के ने देखा कि 50 रुपये मेरे नहीं हैं, तो उसने कहा कि ये गुरुजी मेरा पैसा इन्होंने चुराया है। मास्टर साहब ने बुलाया, तुमने इसका पैसा चुराया है? उसने कहा नहीं, मैंने पैसा नहीं चुराया है। बोले ठीक से बोलो,
लड़का चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। हाथ खोलो, दोनों हाथ खोल दिया। दोनों हाथ पर मास्टर ने डंडे बरसाए और जाकर चुपचाप बैठ गया। इतने में एक तीसरा लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुजी पैसा इसने नहीं चुराया है, पैसा इसने चुराया है और आप इसका बैग अभी दिखवाइए, 50 रुपया रखा हुआ इसके बैग में। जब उसका बैग देखा गया तो उसके बैग से 50 रुपये मिल गए। मास्टर साहब ने पूछा कि तुमने फिर क्यों नहीं कहा कि मैंने नहीं चुराया है? कहन मैं इतना आपसे बोलता तब तक मेरी भजन खराब हो जाती, मैं उतनी बार राधा जी को स्मरण न कर पाता, मैं उतनी बार अपने प्रभु को भूल जाता, इसलिए आपने मुझे मार दिया, कोई तकलीफ नहीं, मैंने प्रभु का ध्यान किया। तो आपने देखा, भगवान के भरोसे अगर कोई डंडा खा रहा है तो भगवान किसी को खड़ा करके आपको बेगुनाह भी साबित कर रहे हैं। तो अगर आप भगवान पर आश्रय करके और भगवान पर विश्वास करके और किसी तरह के अहंकार से बच लें तो शायद इससे बड़ा और कोई सुख नहीं होगा। आपसी फैसले लेने की कोई बड़ी गलती हो सकती है। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण तुला राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भी आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन माँ को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, उनका पूरा ध्यान रखिएगा। कारोबार में नुकसान के संकेत हैं, इसलिए बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने की आज 15 दिनों तक जरूरत नहीं है। धन संबंधी कार्यों में सतर्क रहें, माँ से संबंध ठीक रखें। चंद्र ग्रहण पर दुर्गा सप्तशती का हो सके तो कुछ अंश आप पढ़ लें, और मैं तो ये कहूँगा कि यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ना है आपको तो उसमें जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है उसी का 16 आवृत्ति पाठ कर लीजिए, फिर जीवन जगमग जगमग हो जाएगा और आप तुला राशि के जातकों का वर्चस्व समाज पर स्थापित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा। क्या ग्रहण करियर, नेचर और फ्यूचर पर कितना प्रभाव डालेगा, कौन से उपाय इन राशि वालों को आज करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, ये ग्रहण जो आज रात को लगने वाला है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान पर लग रहा है, लेकिन आप देश छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा भी योग बनेगा। यात्राओं के कारण खर्च भी बढ़ेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान को लेकर चिंता खत्म होगी। नए करियर को चुनने के लिए भी समय शुभ है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपका अपनी मां की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे, तनाव भी होगा। कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो ज़्यादा तनाव हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन कीमती सामान भी मिल सकता है। संपत्ति का लाभ मिलने के भी आसार हैं। अपने चरित्र को लेकर सावधान रहें, नकारात्मक विचारों से बचें। चंद्र ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ 40 मिनट में एक पाठ जो अभ्यासी हैं उनका होता है, और जो लोग अनाभ्यासी हैं उन्हें 1 घंटे लगता है। तो पूरे सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर लेंगे तो आप मान के चलिएगा शनि और मंगल जैसे 2 ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेंगे आप धनु राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? क्या ग्रहण के बाद इनकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा? इनको तरक्की मिलेगी या फिर ग्रहण खत्म होने के बाद इनकी मुसीबतों में इजाफा होगा? साथ ही ग्रहण काल में इन्हें किस पाठ का मानसिक जप मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में संतान भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का धनु राशि वालों के ऊपर वैसे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि धनु राशि पर बन रही है। तनाव और कार्यभार कम होगा, आराम करने का समय मिलेगा। धन वृद्धि का भी संयोग बना हुआ है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलने के योग हैं। अलग अलग स्रोतों से भी आपको धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन
दोस्त ही आपके विरोधी बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। दोस्तों को सोच समझ करके उधार लें, पैसे मिलने में देरी हो सकती है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। कर्ज के लेन देन में और जुए से, सट्टे से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्र नामावली का आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा? ग्रहण के पूरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। करते हैं मकर राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान में ही ये ग्रहण लगा है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। क्यों? कि चतुर्थ भाव में रहेगा तो दसम पर इसकी दृष्टि भी जाएगी। लेकिन यदि आप मकर राशि की महिला हैं तो निश्चित रूप से इस चंद्र ग्रहण से आपको पैसे का लाभ मिलेगा, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। मकर राशि के वे लोग जो किसी समस्या के कारण अपने घर से दूर थे, उनको घर वापस लौटने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी बड़ा और नया काम करने से आपको 15 दिनों तक बचना चाहिए। मकर राशि के कारोबारियों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव में सोच समझ कर ही फैसले लेने होंगे। पारिवारिक कारोबार है तो सभी सदस्यों से सलाह लेकर के ही कोई फैसला करें। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का आप पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए मकर राशि वाले कुछ लोगों को वो काम शुरू कर पाएंगे जिनका इंतजार उनको सालों से था। ग्रहण के प्रभाव के कारण मकर राशि वालों को अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखना होगा। और सच बताऊं, चाहे आप जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जितने घर बनवा लीजिए, चाहे जितनी गाड़ियां खरीद लीजिए, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लीजिए, जीवन आपका तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक आपने अपने रिश्तों को संभाला नहीं है। माता पिता, भाई बहन, मतलब जो भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों को आप संभाल नहीं पाए हैं तो आप कितने भी बड़े बन जाइए, ये तो काल कोठरी है जहां हम आप हैं। नंबर लगा हुआ है, हर सांस कम हो रही है और नंबर पे आते ही खचाक 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 सब लोग एक दिन मरेंगे, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। और अगर आपने रिश्ते नहीं आप संभाल पाए, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया, माँ बाप से दूर जाने की स्थिति बन गई, भाई भाई में बातचीत नहीं है, बहन भाई का चेहरा नहीं देखना चाहती है, भाई बहन का नाम सुनने पे कूटता है, तो ये मान लीजिएगा कि आप अपने ज़िंदगी में फेल हैं और आपका जीवन धारण करना एकदम बेकार गया है। और फिर से आपको इसी कीट पतंगा कुत्ता बिल्ली के योनि में आना पड़ेगा। रिश्तों को संभाल के रखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अपने स्वभाव को नरम करें जिससे दूसरे अपने दिल की बात आपसे कह सकें। चंद्र ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, राम बन गए तभी बन गए, अगर राम बन न जाते तो कभी बन न जाते। राम बन गए इसलिए बन गए, नहीं तो अयोध्या के जैसे और सब राजा थे वैसे राम भी राजा होकर रह जाते। लेकिन राम बन गए तो बन गए। आज पूरे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां राम को मानने वाले लोग ना हों। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब भी आप पूरे धैर्य के साथ आनंद कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण उनके लिए क्या कुछ लेकर आएगा।
देखिए, आज लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण आपके रिश्तों के कुछ अनसुलझे मुद्दों को सामने ला सकता है। व्यक्तिगत रूप से इस ग्रहण का आपको लाभ मिलेगा। आप स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए भी काम करेंगे। जो लोग समाज सेवक या नेता हैं, उनको भी लाभ मिलने की संभावना है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वाले किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपका क्रोध, तनाव दोनों बढ़ सकता है। ऐसे में सावधान रहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है, उनको मामूली आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और कारोबार में भी छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। नए अवसर खोजने के लिए भी यह समय ठीक है। दूसरों की आलोचना करने से बिल्कुल बचना चाहिए। दोष दर्शन तो होना ही नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करने से आप समाज के सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके चहेते बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा, ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों को क्या सुख देगा या दुख? क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, या साथ ही समय को और शुभ बनाने के लिए इन्हें ग्रहण काल में किस पाठ का मानसिक जप करना चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण पर मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके ही राशि पर द्वितीय भाव, आपके राशि से द्वितीय भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो आज लगने वाला आंशिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके निजी जीवन और कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। आपके कई संबंध सकारात्मक रूप में बदलेंगे। आपको चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग रिसर्च के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। आपका मन आध्यात्म की ओर झुकेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है तो एक अनजाना डर आपको सताएगा, और अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है तो अगर आपकी मीन राशि है तो कोई डर की स्थिति नहीं बनेगी। पानी से, गहरे पानी से सावधान रहना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी ग्रंथ का आपको पाठ करना चाहिए। देखिए, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि ग्रहण में जो भी कार्य किया जाता है पूजा पाठ से संबंधित, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। नजर उतारने की मंत्र से लेकर के और महालक्ष्मी के मंत्रों तक, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों तक, जिस भी मंत्र का आप ग्रहण काल में जप कर लेंगे वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस मंत्र का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।